हिंदी साहित्य के इतिहास की जो काव्य धारा है रीतिकाल, उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ हल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं और एक अच्छी बात यह है कि आपके लिए जो प्रश्न है, जैसे एक लाइन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर बताते हुए हमने उनकी व्याख्या की है, ताकि इससे क्या होगा कि आप जब उन प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके साथ आपके 4 प्रश्न हल हो जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्न एक ही प्रश्न के अंदर समाहित हैं। जब भी हम उस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो उन प्रश्नों के साथ साथ हमें उनसे जुड़े हुए 4-5 प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त हो जाता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो RS हो, UPSC हो, या फिर कॉलेज लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। जो भी साहित्य से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सभी में के अंदर इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो आपका पाठ्यक्रम है, जो कि सेकेंड ईयर का आपका पाठ्यक्रम है, इसमें रीतिकाल लगा हुआ है। तो ये प्रश्न आपके जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं लघुत्रात्मक, उसके अंदर आपके रखे जाएंगे, या फिर अति लघुत्रात्मक, दोनों ही रूपों के अंदर। अगर अति लघुत्रात्मक होंगे तो वो 1 लाइन के होंगे, और लघुत्रात्मक होंगे तो उसमें आपके 2 या 3 लाइन आपको लिखनी होगी। तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, आप इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिए, और व्याख्याओं को भी कोशिश कीजिए कि उन्हीं के नीचे 2-3 लाइन के अंदर जो आपको प्रश्नों के साथ में कुछ व्याख्या बताई जाएगी प्रश्नों की, उनको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने 8 तक के प्रश्न कर लिए थे पहले वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में आपका अगला प्रश्न है 9वें नंबर का। किस रीतिकालीन कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ये हम सभी जानते हैं कि घनानंद को ही प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। यदि हम दृष्टि डालें घनानंद के काव्य के ऊपर, तो हमें उनके काव्य के अंदर विरह की प्रधानता ज़्यादा दिखती है। उनके काव्य में हमें भावात्मकता मिलती है, स्वच्छंदता मिलती है, मार्मिकता मिलती है, और कहीं कहीं रहस्यवाद मिलता है। आप जानते हैं रहस्यवाद क्यों मिलता है? क्योंकि उनका प्रेम लौकिक से अलौकिक, यानी कि सुजान नाम की नर्तकी से श्री कृष्ण की ओर प्रवृत्त हुआ है, इसलिए उनके काव्य में हमें रहस्यवाद की भावना भी प्राप्त होती है। और आपको एक और बात बता दें कि जो घनानंद है, ये मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। वहीं पर आप इनको सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम हो गया था, परंतु वो प्रेम कहीं ना कहीं एक तरफा था। तो जब ये वहाँ से वृंदावन जाते हैं, यानी कि उस दरबार को छोड़कर वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर ये श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन हो जाते हैं, और वहीं पर ये निम्बार्क संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम घनानंद की बात कर रहे हैं। यदि हम इनके ग्रंथों की तरफ दृष्टिपात करें, तो इनके ग्रंथों में हमें सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर, रस केलीवली, कोकसार, जमुना जस, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, घन आनंद कवित, इस प्रकार की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। घनानंद के काव्य के अंदर इस तरह की सूक्ष्म विशेषता है। इनके काव्य में जो आत्म अभिव्यक्ति है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग, प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। तो ये बात किसने कही है घनानंद के बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार के कोटेशन जब भी आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, अगर आप कोटेशन उसके अंदर लिखते हैं, तो आपको इस बात का, जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है तो उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आपने गहन अध्ययन किया है। तो कोशिश करें कि इस प्रकार के कोटेशन आप अपनी एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है, जब आप एग्ज़ाम के आंसर लिखते हैं, उसके अंदर लिखें।
इस प्रकार के कोटेशन आपके जो पेपर में जब आप आंसर लिखते हैं उसके अंदर ये बताते हैं कि आपने उस विषय का गहन अध्ययन किया है। अगला आपका जो प्रश्न है 10 नंबर का, किस गुण के अंतर्गत ट वर्ग के अक्षरों की प्रधानता होती है? गुण जो कि काव्य की शोभा भी बढ़ाते हैं, और काव्य के अंदर आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो ओज गुण, यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि ट वर्ण के अक्षरों की प्रधानता होती है, किसमें होती है? ओज गुण। अगर आपसे कोई पूछे कि ओज गुण की डेफिनेशन क्या है या ओज गुण की परिभाषा लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे कि हृदय की वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाली संयुक्त द्वित वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली कहलाती है। और यदि हम रीतिकाल की बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि रीतिकाल के अंदर कौन से कवि है जिनके काव्य में हमें ओज गुण मिलता है, वीर रस की प्रधानता मिलती है। तो रीतिकाल के जो कवि हैं भूषण, उनके काव्य में हमें क्या मिलती है? वीर रस की प्रधानता मिलती है, ओज गुण मिलता है, और उनको राष्ट्र कवि कहा गया है, वीरता का कवि कहा गया है। तो रीतिकाल के ही कवि है जिनके काव्य में ओज गुण की प्रधानता मिलती है। तो हमारे इसका आंसर क्या हो गया? ओज गुण, जिसके अंदर ट वर्ण के अक्षरों की प्रधानता होती है। वो कौन सा गुण होता है काव्य का? ओज गुण होता है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आप प्रश्नों को लिखते जाइए और व्याख्या जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी अपने आप, जैसे आपने क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद भी आपने उसका आंसर लिखा, उसके नीचे आप जो मैं व्याख्या बता रही हूँ वीडियो को पॉज करके उन व्याख्याओं को, यानी कि जो एक एक लाइन में 2-2 लाइन में आप लिखते जाइए। तो इससे आपका क्या होगा कि 3-4 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो तैयार हो जाएंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली आपको पता है शब्द शक्ति होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होगा कि जो सामान्य अर्थ होगा वही निकल के आएगा। जैसे कि कमल खिल गया है, तो अब यहाँ पर कमल का अर्थ हम फूल से ही लेंगे, किसी का मुख नहीं लेंगे, है ना। तो जो सामान्य अर्थ है, जो अर्थ वाक्य में है, जो शब्द का अर्थ निकलता है, कमल खिल गया है, शाम हो गई है, तो इसमें जो सामान्य अर्थ निकल के आएगा शाम हो गई है तो वही होगा। तो सामान्य अर्थ जहाँ निकल कर आता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा की अगर आप बात करें, तो शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सामान्य अर्थ जो होता है शब्दों का, वहीं पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला आपका प्रश्न है, रीति काव्य सुमन में संकलित रीति मुक्त कवि का नाम लिखिए। अब ये जो रीति काव्य सुमन क्या है, ज्ञात है आपको? मैं बताती हूँ। रीति काव्य सुमन आपकी पुस्तक का नाम है, जो आपके सेकंड ईयर जो आपका हिंदी साहित्य के अंदर जो रीतिकाल का पूरा पाठ्यक्रम है, इसी की पुस्तक का नाम है रीति काव्य सुमन। आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में लगने वाली पुस्तक का क्या नाम है, तो हमें क्या लिखना है उस समय? रीति काव्य सुमन लिखना है। इसमें संकलित रीति मुक्त कवि के जो रीति मुक्त कवि जो हैं हमारे कौन से हैं? घनानंद हैं। ठीक है, घनानंद के बारे में हमने ऊपर आपसे जिक्र किया है अभी कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। और घनानंद क्या है, किस प्रकार के कवि हैं? उनके काव्य के अंदर हमें स्वच्छंदता मिलती है, उनके काव्य में हमें आत्मानुभूति मिलती है, व्यक्तिकता मिलती है। उनके काव्य की जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है? विरह की पीड़ा है। उनका काव्य रहस्यवाद भी हमें उनके काव्य में मिलता है। तो वो सारा जिक्र हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रमुख रूप से कितनी काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं? नाम लिखिए। देखिए, काव्य के अंदर रीतियाँ होती है ना। काव्य में हमारा तो रीतिकाल ही पूरा संपूर्ण, उसका नाम ही इस प्रकार से रखा है विद्वानों ने, रीतिकाल। रीतिकाल में क्या होता है? लक्षण ग्रंथ होते हैं, नक्षिक वर्णन होता है, श्रृंगार पक्ष के वर्णन, जो श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उसका हमें वहाँ वर्णन मिलता है। इसके अलावा काव्य की जो रीतियाँ हैं, जो लक्षण ग्रंथ हैं और सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय पद्धति पे लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं, वो सारे आपको रीतिकाल में मिलेंगे। ठीक है, तो रीतिकाल के अंदर काव्य में प्रयुक्त प्रमुख रूप से 3 काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। सॉरी, थोड़ा नीचे हो गया। हाँ,
तो यहाँ पर है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वैदर्भी रीति क्या होती है, गौड़ी रीति क्या होती है और पांचाली रीति क्या होती है। ये तो हमें पता है कि काव्य में 3 रीतियाँ होती है, जैसे 3 गुण होते हैं उसी प्रकार से 3 रीतियाँ भी होती है ना, जिसे शब्द शक्ति होती है। तो अब वैदर्भी रीति क्या होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वैदर्भी रीति की परिभाषा लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों द्वारा जो ललित रचना पद्धति है उसे वैदर्भी रीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको अगर सीधी सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो यहाँ पर मधुर कोमल रसों की रचना हेतु और जो कोमल है यानी कि माधुर्य गुण से युक्त जो वर्ण होते हैं, उस रचना के लिए जिस रीति का प्रयोग किया जाता है उसे वैदर्भी रीति कहा जाता है। और अगर आपको मैं बताऊं तो वैदर्भी रीति का जो मूल आधार क्या है, वैदर्भी रीति का आधार माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण होता है, जैसे ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, तो माधुर्य गुण ही इसकी वैदर्भी रीति का आधार है। ठीक है, तो ये आपकी वैदर्भी रीति हो गई। अगर हम बात करें गौड़ी रीति की, तो गौड़ी रीति क्या होगी, ओज गुण, गौड़ी रीति के अंदर क्या आएगा, ओज गुण व्यंजक वर्णों द्वारा ओज पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने वाली रचना पद्धति गौड़ी रीति कहलाती है। ठीक है, तो गौड़ी रीति वैदर्भी रीति जो गौड़ी वैदर्भी की विपरीत रीति है। ठीक है ना, वहाँ पर तो क्या था, कोमल मधुर रसों की और माधुर्य गुण की वहाँ पर प्रमुखता थी, जबकि गौड़ी रीति इसके विपरीत है। उसमें क्या है, व्यंजक मतलब कि उसके अंदर ओज गुण है और वहाँ पर माधुर्य गुण था, तो ये इसकी विपरीत हो गई है ना। तो जहाँ पर वीरता की बात होगी वहाँ पर गौड़ी रीति होगी, और जहाँ मधुरता की प्रेम की बात होगी वहाँ पर वैदर्भी रीति होगी। ठीक है, अगला है आपके पांचाली रीति। पांचाली रीति क्या होती है कि जिस शैली में शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है उसे पांचाली कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर ये सम्मिलित है, कुछ कुछ उसके अंदर वैदर्भी के गुण होंगे, कुछ कुछ इसके अंदर गौड़ी के गुण होंगे, किसके अंदर, पांचाली रीति के अंदर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है